दोस्तों, एनसीईआरटी की संविधान और राज्य व्यवस्था सीरीज की पहली क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने समझा कि किसी देश के लिए या समाज के लिए संविधान क्यों आवश्यक है। और उसमें हमने समझा कि कैसे संविधान हमारे मौलिक अधिकार, संसद, सरकार पर अलग अलग तरीके से सीमाएं तथा शक्तियां प्रदान करता है। जहां एक तरफ वो नागरिकों को महत्व दिया है, तो दूसरी तरफ सरकार को लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए सुविधाएं भी प्रदान करने के लिए उसे पावर भी दिया है। साथ ही अब हम आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दें कि अब जो सेकेंड क्लास हो रही है उसके बाद जो क्लास होगी, अब हम आपको साथ ही साथ कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी उपलब्ध करवाएंगे ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े। और साथ ही कुछ आपको जो है प्रोडक्टिव या ऐसी चीज़ें आपको देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और उसके साथ साथ आपका फैक्ट भी, दोनों आप जो है इंटरलिंक कर कर पढ़ें ताकि आपको क्यों की भी जानकारी मिले, कहाँ की भी जानकारी मिले। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात और बता दें कि जो ये सीरीज चल रही है इसका इम्पोर्टेंट यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो, सबके लिए बराबर महत्व रखता है। अगर बात करें स्टेट पीसीएस की, तो उसमें भी यूपी के खासकर उसमें जो है पैटर्न बदल रहा है। और आपने अगर यूपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट देखा होगा, सॉरी पेपर देखा होगा, तो उसमें भी पूरा पैटर्न बदल चुका है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक बात दिमाग में बैठ गई होगी कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीएससी में जब क्वेश्चन पूछता है तो फैक्ट बहुत कम पूछता है। तो इस प्रकार जो है इस लेक्चर का आपको दोनों एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा और इसके साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग देखेंगे कि संविधान या भारतीय संविधान में अधिकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको उसका दर्शन क्लियर रहना चाहिए, यानी भारतीय संविधान का दर्शन जो है, भारतीय संविधान का जो भी दर्शन है वो आपको क्लियर रहना चाहिए। और ये आपको हर क्लास में मैं सबसे पहले स्लाइड में आपको बताता चलूँगा। और भारतीय संविधान का दर्शन दर्शन आपको मिलेगा उद्देशिका में। तो उद्देशिका से भी कई क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, हर बार क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन आए थे, यूपीपीएससी में भी क्वेश्चन आए थे, जिसका डिस्कशन हम करेंगे। तो इसलिए आपको जो है भारतीय संविधान का जो दर्शन है, और वो दर्शन पूरे संविधान का आपको मिलेगा। जितने प्रकार के जस्टिस, फ्रीडम और इक्वलिटी की बात की गई है वो आपको मिलेगा प्रियम्बल में। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें अगर संविधान में दिए गए अधिकारों की, तो हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उनके परस्पर जो अंतर संबंधों के बारे में नहीं बताता। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा कि संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें व्यक्तियों के कुछ अधिकार भी प्राप्त हैं। और आज उन्हीं अधिकारों की चर्चा करेंगे। यानी भारतीय संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और साथ ही इन अधिकारों पर सीमाओं का उल्लेख किया गया है कि किन किन कारणों से जो हमें मौलिक कर्तव्य, सॉरी, मूल अधिकार मिले हुए हैं उन पर जो है प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो चलिए भारतीय संविधान में अधिकार की बात करें तो सबसे पहले अधिकारों के महत्व को समझ लेते हैं। अगर आपको किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का महत्व को समझना हो तो आप उस पर पाबंदी लगा दीजिए, फिर वो जो उसको महसूस होगा उससे आप उसके अधिकारों के महत्व को समझ सकते हैं। बहरहाल अगर हम बात करें अधिकारों के महत्व की, तो उसको हम कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। और इसको समझने के लिए अगर हम बात करें तो आपको याद होगा शीला दीक्षित जब दिल्ली की सीएम थी,
1982 में, तो एशियन गेम होने वाला था भारत में। उस टाइम क्या हुआ था, सरकार ने बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट, यानी अगर बात करें तो बहुत सारे जो है ब्रिजेस का निर्माण करवाया था और बहुत सारे जो है रोड का निर्माण करवाया था। तो उसमें क्या हुआ था, सरकार ने ठेकेदारों को जो है ठेके दिए थे। ठेकेदार जो है गरीब, राज्य के जो गरीब और मजबूर इंसान थे, उनको कामगारों को पकड़ा और उनको जो है न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी। ठीक है, तो ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक बेगार या बधुआ मजदूरी माना, यानी अगर तय मजदूरी से भी कम मजदूरी मिल रही किसी को, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये एक प्रकार की बधुआ मजदूरी या दास्ता है। इसके बाद उसकी जांच हुई। जांच होने के बाद जो है अंत में सरकार ने आदेश दिया कि सभी को तयशुदा जो भी मजदूरी हो वो मजदूरी दी गई। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है कि मजदूरों की जो है स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हुआ था, शोषण हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, तो उनको शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला। सॉरी। तो इससे हम अधिकारों के महत्व को समझ सकते हैं। अगर इसी प्रकार हम अनुच्छेद 21 की देखें, जब स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट समय समय पर करता है, तो वो जो है बहुत सारे स्वतंत्रता के अधिकार में बहुत सारी चीज़ें शामिल करता जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जो भी जरूरी रहता है उसको शामिल करता रहता है, जैसे सोने का अधिकार, भोजन करने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार। तो इस प्रकार हम जो है अधिकारों के महत्व को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं अधिकारों की घोषणा पत्र की। तो अभी हमने अधिकारों को समझने के लिए कुछ उदाहरण देखे, तो इससे उनके महत्व का पता चला। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में क्या किया गया है, एक सूचीबद्ध किया गया है, कोड बनाया गया है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को क्या कहते हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन होने पर उपचार सुनिश्चित करता है। और ये उपचार जो है भारतीय संविधान में, अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, या आप कह सकते हैं आप न्यायालय इसकी रक्षा करता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तो चलिए कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर लें। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों को महत्व को समझा और अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। इन महत्व को समझते हुए 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई। मोतीलाल जो है नेहरू रिपोर्ट आई, उसमें अधिकारों का एक घोषणा पत्र की मांग उठाई गई थी। स्वाभाविक था कि जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद जब संविधान निर्माण का टाइम आया तो उसमें अधिकारों का समावेश करना शामिल था, और उसको एक सूचीबद्ध किए गए अधिकारों को ही हम क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का अधिकार कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है वो हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। अगर आपको साधारण कानून की बात करें, साधारण कानून अधिकारों की सुरक्षा जो और लागू कराने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, सरकार होती है। वहीं जब फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो उसकी गारंटी, सुरक्षा जो है संविधान देता है, और संविधान जो है किसके द्वारा लागू करवाता है, सुप्रीम कोर्ट या कह सकते हैं या हाई कोर्ट द्वारा ये लागू करवाता है, या न्यायालय द्वारा लागू करवाता है। और फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो संसद जो है सिर्फ संविधान संशोधन द्वारा ही संशोधन कर सकती है, जबकि जो जनरल लॉ होते हैं वो संसद जो है परिवर्तित कर सकती है किसी भी टाइम। अब बात करते हैं, अब तक हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कैसे आए, या इतिहास की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझी। अब हम लोग कुछ फैक्ट के साथ साथ यूपीएससी 2023 में पूछे गए
प्रश्न को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले फैक्ट देख लेते हैं। ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भाग 12 में देखेंगे, सॉरी अनुच्छेद 12 में देखेंगे तो राज्य की परिभाषा दी गई है और परिभाषा केवल भाग 3 के प्रयोजन हेतु इस्तेमाल की जाएगी। अब राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? भारत सरकार और संसद, सभी राज्यों के सरकार, विधानमंडल, सभी स्थानीय जो प्राधिकारी और इसके अलावा अन्य प्राधिकारी। अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 13 में न्यायपालिका की जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है उसकी बात की गई है। और ये जुडिशियल रिव्यू जो है ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी संसद संशोधन द्वारा भी इसे सीमित या हटा नहीं सकती। इसके अलावा अनुच्छेद 13 में ही संविधान के पूर्व जो भी विधियां बनी हैं या संविधान के बाद जो विधियां बनेंगी, अगर वो किसी मात्रा तक मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही होंगी तो उस मात्रा तक उन्हें शून्य या हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 13(2) में बताया गया है कि प्रयुक्त विधि के अंतर्गत सभी जो भी जितने भी एक्ट हैं, अध्यादेश हैं, आदेश हैं, उपविधियाँ, नियम, विनियमन सूचनाएं, रूढ़ियाँ, प्रथाएं आज शामिल है, उन सबको असंगत घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 13(4) में कहा गया है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात 368 के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी, क्योंकि अनुच्छेद 24 में संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया था, अतः संविधान संशोधन को विधि नहीं माना जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था, ठीक है। बाद में ये फैसला पलट गया, लेकिन 13(4) उसने पलट दिया। अब चलिए देखते हैं क्या फैसला था। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को यह शक्ति है कि फंडामेंटल राइट में वो संशोधन कर सकती है। फिर गोलकनाथ वाद आया, ठीक है। और ये सब जो डिस्प्यूट चल रहा है फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए जब भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो ये मामले उठाए गए थे। गोलकनाथ वाद में कहा सुप्रीम कोर्ट ने 368 में संसद संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं है, इसमें माना शक्ति संसद के पास है, इसमें माला संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस प्रकार ये मामला चलता रहा। 24वां संविधान संशोधन आया 1971, जिसके बारे में आगे चर्चा की। तो नागरिकों के मूल अधिकार सीमित है और संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, ठीक है। पहले माना कर सकती है, फिर बोला नहीं कर सकती, फिर बोला कर सकती है, तो वो खुद ही क्लियर नहीं है। अंत में 1973 में जो है मूल ढांचे की बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा आई। तो इसमें जो है अब जो है संशोधन करने का प्रावधान नहीं है। अगर कुछ संशोधन होता भी है तो उसको जो है जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान में अधिकार में पहला जो अधिकार है उसको डिस्कस करने से पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में वही जो डिस्कस किया उससे पूछा था कि भारत में निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है, ठीक है। तो इसमें पहला संविधान संशोधन 1951 में जमींदारी प्रथा को उन्मूलन करने के लिए जो है संशोधन किया गया था, जिससे जो है जो संपत्ति का अधिकार था उसको सीमित करना शामिल था। अब बात करें तो संविधान में जो है कुछ अधिकार दिए गए हैं, मूलतः जो है 6 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृत शिक्षा का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार। इनको एक एक करके हम लोग देखेंगे। उसके पहले सबसे पहले देखते हैं समता का अधिकार। उदाहरण के लिए इसको समझने के लिए हम कुछ आपके ही जीवन से कुछ उदाहरण लेते हैं। जो लोग आप में से जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से या गांव से बिलोंग करते होंगे तो उन्होंने अपने समाज गांव में जातिगत भेदभाव जरूर देखा होगा। अब वो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कोई जाति विशेष का व्यक्ति है और वो आपके घर आए, आपके घर मतलब एक कल्पना कर लीजिए, तो जैसे ही आपके घर के अंदर आएगा वहीं से उसका भेदभाव चालू हो जाएगा।
जैसे आप स्टील के गिलास में पानी पिएंगे, उसको प्लास्टिक के गिलास में पानी दे दिया जाएगा। तो दूसरा उदाहरण की बात करें तो अभी भी भारत के कई राज्यों में जाति विशेष को ही मान लिया जाता है कि वो इनका काम ही है मैला उठाना। ठीक है। तीसरा बात करें कि महिला और पुरुषों के कार्यों और समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता है। ठीक है। तो समता का अधिकार ऐसे अन्य प्रकार के जितने भी भेदभाव हैं उनको समाप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन समाज में अभी भी छुआछूत, मंदिरों में जाति विशेष के प्रवेश को रोकना, इन्हीं सभी के प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। तो समता का अधिकार इन्हीं को रोकता है। और संविधान में ये भी कहा गया है समता के अधिकार में कि धर्म, मूल वंश, जाति, एक तो धर्म हो गया, दूसरा मूल वंश, तीसरा जाति, इसके अलावा लिंग, जन्म स्थान, इन पर किसी के आधार पर भी कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। यह उपयुक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित है। और समाज में मौजूद जो भी असमानता के कारण इसी के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्हें सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण कोई भी उपलब्धि प्राप्त है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं देगा। इस प्रकार सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो सकता है। अब हम जो इसमें समानता की बात की गई है, समानता को उसको प्रस्तावना में भी समझेंगे, क्योंकि आप कहीं भी या मौलिक अधिकार पढ़े या डीपीएसपी पढ़े, सब में आपको प्रस्तावना से मिलता जुलता आपको स्वरूप मिलेगा, क्योंकि प्रस्तावना जो है वो संविधान का दर्शन है। तो समता की बात की, समता में देखिए यहाँ पर प्रतिष्ठा और अवसर को प्राप्त करने के लिए समता की बात कर रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार प्रस्तावना से भी हम लोग समझ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें समान अवसरों का मतलब क्या होता है, समान जो अवसर होते हैं उनका मतलब क्या होता है, तो संविधान में यह स्पष्ट कर किया गया है कि सरकार, जो गवर्नमेंट है आपकी, वो बच्चों को, महिलाओं को तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं लागू कर सकती है। नौकरी और स्कूल में प्रवेश के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो समानता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आरक्षण चाहिए। तो इसका जवाब आपको, अगर आपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वास्तव में इसके अलावा अगर बात करें तो संविधान का, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 16(4) है, 16(4) में जो है साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो अवसर की समानता है वो अधिकार को पूरा करने के लिए ये जरूरी है। तो अवसर की समानता देखेंगे, इसमें भी अगर मूल भावना को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता की बात कर रहा है। तो संविधान की मूल भावना आपको देशिका में मिलेगी। तो इस प्रकार जो है वो उल्लंघन नहीं कर रहा है। अब समानता के अधिकार से संबंधित कुछ फैक्ट को देखते हैं और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और उसके साथ साथ कुछ अपवाद को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले समता के अधिकार से संबंधित कुछ फैक्चुअल जानकारी देख लेते हैं। तो समता के अधिकार का संबंध आर्टिकल 14 से 18 तक है। 14 में आपको बताया गया है कि रूल ऑफ लॉ की बात की गई है, जो संविधान का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। 14 में ही नेचुरल जस्टिस की बात की गई है। इसके अलावा 14 में ही व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है भारत के राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें नागरिक और गैर नागरिक दोनों शामिल हैं, दोनों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। तो आपको एक फैक्ट ये भी याद रखना है
कि आर्टिकल 14 जो है वो नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए है, और आर्टिकल 14 जो है समता के अधिकार में जो भी रूल ऑफ लॉ होगा वो नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए बराबर होंगे। आर्टिकल 15 की बात करें तो इसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भेदभाव को रोक करने से रोकता है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो आर्टिकल 14 दोनों को, आर्टिकल 15 सिर्फ भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। इसमें वर्णित अधिकारों से अलग किसी आधार पर भेदभाव असंवैधानिक होगा। जैसे कि इस सूची में जन्म स्थान का वर्णन है, किंतु भेदभाव जो है निवास स्थान के आधार पर जो है हो सकता है, इसे अवैध नहीं माना जाएगा। अब प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा था कि कानून लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन माना जाएगा। तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाएगा, जो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 15 की बात करें तो इसमें जो है बात किया गया राज्य जो है स्त्री और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करेगा। 15 में जो है 15(4) के अधीन सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए, उनकी उन्नति के लिए, SC ST के लिए भी विशेष उपबंध कर सकता है। यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 16(6) में जो है बताया गया है कि पहले दो खंड यानी 16(1) 16(2) में लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की गारंटी दी गई है, जबकि अनुच्छेद 16(3) 16(4) 16(5) 16(6) इसके अपवाद हैं। तो ये कुछ फैक्ट इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आपको अलग से ढूंढना पड़ेगा, तो आप इसी में से देख सकते हैं। 16 में क्या बात किया गया है, 16 का विस्तार सिर्फ उन पदों तक है जो राज्य के अधीन है और गैर सरकारी संस्थाओं या निजी क्षेत्र कंपनियों द्वारा किए जाने वाले पदों के संबंध में यह अधिकार लागू नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4) एवं 16(4)B के तहत राज्य द्वारा आरक्षण प्रदान करने की शर्त पर कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई है। जैसे आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। दूसरा, क्रीमी लेयर का सिद्धांत। तीसरा बात किया पिछड़ापन और प्रतिनिधित्व में अपर्याप्तता। चौथा उन्होंने बताया प्रशासनिक दक्षता की आवश्यकता जो अनुच्छेद 335 के अनुपालन में हो। इस सेम क्वेश्चन जो है इस बार यूपीएससी 2023 में आया था, अनुच्छेद 335 को लेकर, 16(4) को लेकर। तो अनुच्छेद 335 किससे संबंधित है, इसकी मूल विषय वस्तु यह है कि संघ और राज्यों के कार्यों से संबंधित सेवाओं के अधीन नीतियों में अनुसूचित जनजातियों जातियों के दावों का प्रशासन की दस्ता बनाए की संगत के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। ध्यान रखना 103वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो EWS के रिजर्वेशन से संबंधित है। अब देखते हैं जो क्वेश्चन आए थे उसको देखते हैं। देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था, कथन दिया था भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णय में यह विचार किया है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण की नीतियाँ प्रशासन की दस्ता को बनाए रखने के अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। इसके अलावा भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दस्ता को परिभाषित करता है। तो भारत का संविधान इफिशियंसी ऑफ जो है यानी इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को परिभाषित नहीं करता है, और जबकि एक सही है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही होगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन क्यों आया, तो सुप्रीम कोर्ट में EWS को लेकर जो है चैलेंज किया गया था, उसी के पक्ष में जो है यानी 16(4) को ये सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बना भी है। ठीक है। तो इसलिए आपको न्यूज़ आर्टिकल भी पढ़ना ज़रूरी है, और एडिटोरियल और न्यूज़ आर्टिकल की भी क्लास जो है कल से चालू हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं 15(6) में जो है देखिए 16(4) में जो है यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं, और इसमें पिछड़े वर्गों की पहचान जो है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, मैं यानी बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। तो बहुत सारे जो है इसमें प्रावधान दिए गए हैं। अब इसमें देखिए आर्टिकल 18 को लेकर क्वेश्चन आया था। आर्टिकल 18 को लेकर जो 2021 में क्वेश्चन आया था, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। ऑप्शन 2 दिए, भारत
वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। ऑप्शन 3, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 सीमित है। तो अधिकतम संख्या जो होती है एक वर्ष में 3 दिया जाता है, और ये एक बार नहीं 2 बार जो है निलंबित किया गया है, 1977 में, 1992 में। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो है 18(1) के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। अब बात करते हैं समानता के अधिकार के कुछ अपवाद की। तो विदेशी राजनयिकों को समानता के अधिकार से अलग रखा गया है। आर्टिकल 361(a) के तहत प्रेस को भी इससे अलग रखा गया है। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल को भी इससे अलग रखा गया है। 105 के तहत संसद और 194 के तहत विधानमंडल के सदस्यों को भी समानता के अधिकार के अपवाद के रूप में रखा गया है। अब नेक्स्ट बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की। तो किसी भी लोकतंत्र में, लोकतंत्र कोई भी हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है स्वतंत्रता। इनमें एक के बिना भी दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। अब स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है? स्वतंत्रता का अर्थ होता है विचार, अभिव्यक्ति, इसके अलावा कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन इस पर भी कुछ प्रतिबंध हैं। अगर पूर्ण छूट दे दी जाए आपको, यानी आपको फुल फ्रीडम दे दी जाए, तो आप जो है उत्पात मचा देंगे, और इससे क्या होगा, दूसरे लोगों की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। इस प्रकार इसे परिभाषित किया जा सकता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता के मजे ले सकता है। तो इसका जो है परिभाषित हम लोग इस प्रकार से करेंगे। तो स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहली जो स्वतंत्रता रहेगी वो क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में सबसे जो है इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी नागरिक हो, कोई भी क्या हो, नागरिक हो, उसे सिर्फ कानून द्वारा जो भी निर्धारित प्रक्रिया है उसके आधार पर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। और यदि कोई व्यक्ति ने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो उसे गिरफ्तार करने के लिए भी उसके कारण जो है कानून को बताना पड़ता है, तभी वो गिरफ्तार हो सकता है। और व्यक्ति को भी यह अधिकार है कि वह अपने जो भी पसंद के, अगर उसको गिरफ्तार ही कर लिया है तो उस अपने पसंद के वकील को रखने का भी अधिकार है, यानी वकील के माध्यम से बचाव करने की आज़ादी है। इसके अलावा अगर किसी को भी व्यक्ति को पकड़ा गया है तो उसे जो है 24 घंटे के भीतर जो है यह आवश्यक हो जाता है कि जो भी सबसे नज़दीक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने आपको पेश करना होगा, और न्यायाधीश यह निर्णय करता है कि वो व्यक्ति दोषी है या नहीं, यानी उसको जो पकड़ा गया है वो सही है या नहीं। और इसको समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने, यानी जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता को सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसका दायरा और क्या किया है, व्यापक किया है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, न्यायिक हिरासत का अर्थ अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है। ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन में हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। ऑप्शन 2, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले में प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति की पूछताछ नहीं कर सकते। तो इसमें जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी सही है। अब ये क्वेश्चन क्यों आया था? उस टाइम जो है 2021 में एक क्वेश्चन आया था और मामला चल रहा था इंडियन एक्सप्रेस में। सितंबर में कई सारे आर्टिकल 2020 में छपे थे। रिया चक्रवर्ती वाला केस चल रहा था, तो उसी के संबंध में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये सब प्रावधान जो जुडिशियल हिरासत की बात कर रहा है, ये सब प्रावधान जो है क्रिमिनल प्रोसीजर में
दिया गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि पुलिस कस्टडी का मतलब होता है कि पुलिस जो है फिजिकल कस्टडी ली है एक्यूज्ड की, लेकिन वही जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि जो एक्यूज्ड है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश है। पुलिस कस्टडी में क्या करता है कि एफआईआर जो है लॉन्च करके जो है पुलिस जो है लॉकअप में रखती है, जबकि जुडिशियल कस्टडी में उसे कहाँ रखा जाता है, जेल में रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है करेक्ट है। यानी जब जुडिशियल कस्टडी में है तो पुलिस जो है कोई भी जो है उसे इंटरोगेट यानी पूछताछ नहीं कर सकती, लेकिन जब वो पुलिस कस्टडी में है यानी लॉकअप में है तब पुलिस जो है उस पर चार्ज लगा सकती है, इंटरोगेट कर सकती है। तो इस प्रकार इसमें जो है केवल और केवल ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछा गया था 2021 में ही, भारत के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी को पर्याप्त आधार पर प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पेरोल माना नहीं, यानी पेरोल जो होता है मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जा है। ऑप्शन 2 दिया था, कैदी को पेरोल छोड़ने के लिए राज्य सरकारों को अपने नियम होते हैं। ये ध्यान रखने 2021 में इससे क्वेश्चन आए थे ऑप्शन 2 से, इसके बाद आए 2023 में भी क्वेश्चन आए हैं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, और ये क्यों क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि होम मिनिस्टर ने जो मॉडल प्रिजन मैनुअल है उसकी गाइडलाइंस जो है जारी की थी। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट होगा वो इनकरेक्ट है, यानी पेरोल में जो है पेरोल एक प्रकार का कैदी का राइट नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है सही है, यानी कैदी को पेरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार अपने नियम बना सकती है। ठीक है, और जेल जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है, संविधान के अनुसार, और राज्य सरकार जो है इसको गवर्न करती है यानी प्रिजन एक्ट 1894 के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं 2023 के क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, कथन दिया भारत में दैनंदिन यानी डेली जो जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकार अपने नियमों विनियमों करती है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जेल जो है स्टेट सब्जेक्ट है। और कथन 2 दिया, भारत में जेल नियंत्रण अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिसे जेल विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रकार 2021-2023 में 2 क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट अधिकार के निवारक नज़रबंदी। अब ये क्या है, पहला होता है जब व्यक्ति ने अपराध किया हो तब उसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अपवाद भी है इसका। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है कि वह उसे जो है सरकार को यह है आशंका है कि जो व्यक्ति है वो गैर कानूनी कार्य या अपराध करने वाला है, तो सरकार जो है उसे गिरफ्तार कर सकती है और इस आधार पर जेल भेज सकती है। तो इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन या फिर निवारक नज़रबंदी कहा जाता है। कंडीशन क्या है, सरकार को अगर लगे कि कानून व्यवस्था के उल्लंघन का मामला है, शांति और सुरक्षा का मामला है, तो निवारक नज़रबंदी की जा सकती है। और निवारक नज़रबंदी की अधिकतम सीमा कितने हैं, 3 मंथ है। इसके बाद अगर सरकार को रखना है तो उसकी समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग वर्तमान समय में या फिर सरकार की बात करें, चाहे जब जिसकी सरकार हो, वो इसका क्या कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। दुरुपयोग कर रही इसलिए माना जा रहा है कि इसके लिए कुछ सुरक्षात्मक उपाय होने चाहिए, जिससे व्यक्तिगत और जीवन की स्वतंत्रता की बात जो है जो संविधान ने हमको दी है उसकी रक्षा की जा सके। अगर आप लोग देख रहे होंगे, एक तरफ हम लोग कर रहे हैं व्यक्तिगत और स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन किसी व्यक्ति पर लगा दिया जाता है तो एक दूसरे से विरोधाभासी लगते हैं। इसके अलावा बात करें तो कुछ अन्य स्वतंत्रताएं भी दी गई हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले संविधान की उद्देशिका प्रियम्बल को समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई है।
तो चलिए सबसे पहले प्रियम्बल को देखते हैं। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, प्रियम्बल आपके खोपड़ी में बैठ जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो है स्वतंत्रता में देखें, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म की बात की गई है। ठीक है, समानता, हम लोग समानता देख ही चुके हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका प्रावधान है। ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है और अनुच्छेद 19(1) में देखेंगे इन स्वतंत्रताओं पर जो भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं उनको 19(2), 19(6) में इनका वर्णन किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता, व्यवसाय विज्ञापन की स्वतंत्रता, सूचना अधिकार, फोन टैपिंग के विरोध अधिकार आदि इसी के अंतर्गत, यानी ये सब जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 19(2) की बात करें तो प्रतिबंध जो है, प्रतिबंध के आधार की बात करें तो यदि राज्य की सुरक्षा का मामला हो इस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और अन्य राज्यों के साथ जो है यानी विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का मामला हो, लोक व्यवस्था का मामला हो, शिष्टाचार या सदाचार का मामला हो, न्यायालय की अवमानना का मामला हो, मानहानि का मामला हो, भारत की संप्रभुता अखंडता का मामला हो, इस आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो न्यायिक निर्णय के अनुसार सूचना का अधिकार अनुच्छेद 1(a) में शामिल है। फिर भी इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी नागरिकों को प्रदान किया गया है। आर्टिकल 20 की बात करें, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। अगर कोई अपराधी है उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त है उसकी भी चर्चा हमारे संविधान में की गई है। आर्टिकल 21 में प्रावधान है कि भूतलक्षी दंडित विधियों के संरक्षण, दूसरा अपराध का निर्धारित समय की विधि के अनुसार होगा। यानी आप अगर अपराध आज हुआ है तो उसको आप जो उस आधार पर कानून बनाकर जो है पिछले कानून के साथ हिसाब उस दंड नहीं दे सकते, और जो भी अपराध है और उसके लिए जो भी दंड का प्रावधान है उसके अनुसार उसको दंड मिलना चाहिए। इसके अलावा अपराध के लिए एक बार से अधिक जो है अभियोजक को दंडित नहीं किया जा सकता, और इसके अलावा किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कोई व्यक्ति अगर अपराधी है तो अपने स्वयं की गवाही नहीं दे सकता। तो यही जो मैंने बात की इसी की चर्चा जो है आरोपी या अभियुक्त के लिए जो अधिकार दिए गए हैं संविधान में, तो 3 अधिकारों की व्यवस्था की गई है, उन्हीं की चर्चा जो मैंने बात की वो इसमें किया गया है। आर्टिकल 21 में देखेंगे, 21 में भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण यानी लाइफ या दैहिक स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। यानी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा ही इससे क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इस अनुच्छेद में व्यक्ति शब्द का उल्लेख हुआ है, अतः भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों पर भी लागू होता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो ये मूलतः ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में यथोचित विधि प्रक्रिया यानी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ शामिल है। ठीक है, अब यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, सारभूत रूप में विधि सम्यक प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन क्या है। यानी अगर सभी को एक विधि के द्वारा यानी जो विधि है उसके द्वारा ही सभी को जो प्रक्रिया उसके द्वारा ही दंड का प्रावधान है, तो इन चारों में से क्या ऑप्शन सही हो सकता है। तो इन चारों में से जो सही होगा वो विधि के समक्ष जो है निष्पक्ष होकर यानी फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ यानी सभी के लिए बराबर लॉ होगा, वो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। आर्टिकल 21 में देखिए समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जो है स्वतंत्रता की बात की, इसमें आजीविका का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, निजता का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, नींद का अधिकार भी है, भोजन का अधिकार, इसके अलावा बहुत सारे अधिकार हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार शामिल है, तो निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल है।
आर्टिकल 22 में भी बात की गई है, जो अभी हमने डिटेंशन की बात की, उन्हीं सब की चर्चा इसमें की गई है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें भी दे दिया गया है। ठीक है, जो बातें मैंने की उसको लिखित रूप में दिए गए, इसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम स्टडी एंड IAS स्टडी एंड PCS पर मिल जाएगा। 2019 में क्वेश्चन पूछा, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण करता है? तो ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, ये कुछ NCERT में सोमनाथ लहड़ी थे, संविधान सभा में वाद विवाद में शामिल थे, तो उनके द्वारा ये कथन दिए गए थे, उसको भी इसमें दे दिया गया है। और ये मौलिक अधिकारों के बारे में इन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे कि काफ़ी कम अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है। लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो उन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है। मौलिक अधिकारों की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए? हम उस प्रत्येक अधिकार को संविधान पाना चाहते हैं, हमारी जनता चाहती है। तो ये इनके कुछ वाद विवाद के कथन थे, तो ऐसे कथन NCERT में दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो भारत लगभग जो है अभी वर्तमान में 140 करोड़ की आबादी है, उसमें लगभग अगर बात करें तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं। शोषण को हम लोग कई तरीके से देख सकते हैं, बेगार हुआ, दास प्रथा हुआ, बंधुआ मजदूरी हुई, मानव व्यापार हुआ और चाइल्ड लेबर हुआ यानी बाल श्रम हुआ। इन सभी पर हमारा संविधान शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार देता है। ठीक है, ठीक है, ये बंधुआ चाइल्ड लेबर हुआ। ठीक है, तो इनके विरुद्ध क्या देता है? शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार देता है। अब कुछ फैक्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में इसकी बात की गई। अनुच्छेद 23 में कहा गया है, मानव के जो भी व्यापार और बाल श्रम को रोकता है, यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध है। किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। मानव व्यापार शब्द में क्या शामिल है? यानी क्रय विक्रय करना, महिलाओं बच्चों के अनैतिक व्यापार या वेश्यावृत्ति में शामिल करना, दास प्रथा कोई भी रूप। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यूनतम मजदूरी, कम वेतन देना एक प्रकार का दास या बेगार के अंतर्गत आएगा। हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, दिल्ली में एशियन ओलंपिक होने वाला था, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी उस टाइम, जो है सुप्रीम कोर्ट ने कम न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना भी एक प्रकार का दास प्रथा यानी बेगार माना था। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 24 में क्या कहा गया। इसके तहत कारखानों, आदमी, बच्चों के नियोजन प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में कौन सा परिकल्पित होता है? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, तो इसमें एक तो मानव देह पर बंधुआ मजदूरी, कारखानों और खदानों में बच्चों का नियोजन। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, एक बात तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान में सभी जितने भी धार्मिक लोग हैं उनको आज़ादी है, और यहाँ तक कि विश्व के किसी भी अन्य देश की धार्मिक स्वतंत्रता के मुकाबले हमेशा भारत में एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति अपना धर्म जो है चुनने का अधिकारी है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के प्रति आस्था या उसे स्वीकार कर सकता है, धर्म का प्रचार भी कर सकता है। इसके अलावा
इसके साथ अगर बात करें तो कुछ प्रतिबंध भी आरोपित करता है। यानी अगर मामला लोक व्यवस्था का हो या नैतिक व्यवस्था का हो या स्वास्थ्य का हो, उस आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे अगर बात करें नर बलि पर सरकार ने रोक लगा दिया। इसके अलावा यानी अगर लालच देकर जो भी धर्म परिवर्तन हो रहा है उस पर भी सरकार रोक लगा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता की बात हमारा संविधान करता है। अब बात करेंगे सभी धर्मों की समानता। तो हमारा संविधान जो है सभी धर्मों की समानता की बात करता है। उसको कैसे समझ सकते हैं? सरकार सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करेगी। सरकार का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। ठीक है, इस आधार पर जो है सभी धर्मों की समानता को हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया है, इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म मानने का आचरण की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, राज्य को इस बात की अनुमति है कि वह धार्मिक आचरण संबंध में किसी आर्थिक व्यक्ति या अन्य अलौकिक क्रियाकलापों के विनियमन यानी रेगुलेशन के निर्बंधन करे। राज्य सामाजिक कल्याण सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं के सभी वर्गों का अनुभव के लिए खोले। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आर्टिकल 26 में भी इसकी बात की, 27 में बात की गई है। अनुच्छेद देखिए 27 में क्या कहा गया, किसी व्यक्ति को ऐसे करों को संदाय यानी लगाने करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम यानी प्रोसीड्स किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की आवृत्ति या पोषण व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट के रूप में नियोजन किया जाए। तो आर्टिकल 27 में कर लगाने को रोकता है लेकिन शुल्क लगाने के लिए नहीं। तो ये कुछ फैक्चुअल प्रावधान है, इसको आपको देख लेना है। इसके साथ साथ 28 में भी देखें कि राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक सहायता से प्राप्त शिक्षण संस्थान में उपस्थित होने वाले व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा के भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति या यदि वह अवयस्क हो तो उसे संरक्षक है उसकी सहमति न दी जाए। पूर्णतः राज्य से वित्त पोषित किसी भी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये हमारे संविधान में प्रावधान है। नेक्स्ट बात करेंगे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की। तो भारतीय समाज विविधता से भरा हुआ है, यानी भारतीय समाज में जो है विविधता मौजूद है। ठीक है, और विविधता इतनी है कि यहाँ पर आपको कुछ छोटे और कुछ बड़े समुदाय मिलेंगे। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक जो है यानी कुछ छोटे समुदाय हैं उनको अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए संविधान ने उनको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसे अगर अल्पसंख्यक को परिभाषित करने की बात हो तो अल्पसंख्यक में जो है धर्म, भाषा और इसके आधार संस्कृत के आधार पर भी वो अल्पसंख्यक हो सकते हैं। तो ये संस्कृत और शैक्षणिक आधार की बात की और फैक्चुअल जानकारी से इसको समझते हैं। आर्टिकल 29 से 30 की इसकी बात की गई। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण की बात की गई है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा या लिपि संस्कृत को बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित राजनीति से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा इनमें किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग क्या है? एक रिलेटिव वर्ड है और भाषाई धार्मिक समूहों को निर्देशित है जिसकी संख्या राज्य की कुल संख्या से आधे से कम हो, उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाएगा। आर्टिकल 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, अब संविधान सभा से संबंधित कुछ कथन है। इसको सरदार हुकुम सिंह ने कहा था कि बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि वो अब देखिए अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। उनके लिए राष्ट्रवादी होना लाभकारी है। बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रखकर उनकी आकांक्षाओं को समझना चाहिए। सुरक्षा सभी की मांगें
उसी आकांक्षा पर आधारित हैं जो अल्पसंख्यकों के मन की अपनी भाषा लिपि नौकरियों के अवसर के संबंध में है। तो ये कुछ कटआउट है जो संविधान सभा में बहस हो रही थी, उसके जवाब दिए जा रहे थे। नेक्स्ट बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आपको लग रहा होगा कि इतने सारे फंडामेंटल राइट्स हमको मिले गए हैं और इनकी एक लंबी सूची हम लोगों के पास है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। आपको पता रहना चाहिए जब तक आपके पास इसको व्यवहार में आप लागू ना करवा सके तब तक ये सूची क्या है, बेकार है। और इसे ही लागू करवाने के लिए और इसके उल्लंघन यानी फंडामेंटल राइट के उल्लंघन होने पर दंड देने या संरक्षित करने के लिए इसका जिम्मा जो है सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय को है। और इसके तहत जो है जिम्मा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को दिया गया है, न्यायालय में दोनों आते हैं, जो रिटों के माध्यम से इसे क्या करते हैं, लागू कराने का आदेश देते हैं। उन रिटों की चर्चा की बात करें तो उन रिटों की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। ठीक है, अब संवैधानिक उपचारों के अधिकार संबंधित जो है कुछ प्रावधान देखिए इसमें दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 32 ये सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है आपके अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो आप जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये कुछ फैक्चुअल जानकारी भी आपको होनी चाहिए। आर्टिकल 32 में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए गारंटेड दिया गया है, उपचार प्रदान करता है। यह उपचार अधिकार भी मूल अधिकार है क्योंकि यह भाग 3 में शामिल उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारों का संरक्षक और प्रत्याभूत का दाता बनाया गया है। अब बात करेंगे उन रिटों की। इसके पहले देखेंगे उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है आर्टिकल 32 द्वारा दी गई जुडिशियल रिव्यू की शक्ति संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का हिस्सा, इसे संविधान संशोधन द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, अब उच्चतम न्यायालय को जो रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट जो जारी करता है वो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जैसे जो है रिट जारी किए जाते हैं। अब इसमें बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस की। इसका मतलब होता है जो भी अपराधी है, जो व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया गया है, वो न्यायालय के सामने प्रस्तुत होगा, यानी सशरीर, अगर एक वर्ड में बात करें तो सशरीर उपस्थित होना हैबियस कॉर्पस का मतलब है। और इसमें जो है सरकारी अधिकारी हो या फिर निजी लोग हो, दोनों के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इसको जारी कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे मैंडमस की। तो मैंडमस जो है परमादेश, वो इसका एक लाइन में अगर देखें तो आदेश देना, इसका मतलब क्या होता है, आज्ञा देना। ऐसे व्यक्ति जो सरकारी पद पर बैठे हों और उसका कोई अर्ध कानूनी कार्य हो और वो कर्तव्य की में लापरवाही कर रहा हो और कार्य करने से मना कर रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है ये निम्न न्यायालयों को भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, यानी संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो ये मैंडमस जो है जारी किया जा सकता है न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो है वो किसी व्यक्ति को सरकारी पद पर प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है। यानी जब न्यायालय को लगता है कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश द्वारा उसे पद से कार्य करने से रोक देता है। अब इसमें शर्त क्या है? शर्त यह है कि जो पद हो वो सरकारी हो तथा कानून या संविधान द्वारा बनाया गया हो। दूसरा शर्त है पद पर नियुक्त जो व्यक्ति है वो विधि का उल्लंघन किया हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे निषेध आदेश। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करता है
तो ऊपर की अदालत यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जो है जारी करता है। अब बात करेंगे उत्प्रेषण रिट की। इसका मतलब होता है प्रमाणित करना या मांग लेना। उत्प्रेषण रिट का मतलब होता है प्रमाणित करना या मांग लेना। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसके ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। ठीक है। और ये जो रिट है, समूह अगर चाहे तो समूह के मूल अधिकार की रक्षा के लिए कोई भी समाज सेवी भी उच्चतम न्यायालय जा सकता है। अब बात करेंगे आर्टिकल 32 3 की। संसद को यह अधिकार है कि वह किसी अन्य न्यायालय को इन रिट को जारी करने का अधिकार दे सकती है। हालांकि संसद ने अभी तक ऐसा किया नहीं। इसमें जो है संसद को अधिकार है कि न्यायालय जो भी रिट है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अभी जारी करती हैं उसको अन्य न्यायालयों में भी इसका दायरा बढ़ा सकती है। तो उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिकता की बात करें, उच्चतम न्यायालय केवल जो है मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए जारी किया सकता है। किसी भी व्यक्ति सरकार के विरुद्ध रिट जारी करने की शक्ति रखता है। इसके अलावा रिट अधिकारिकता न्याय क्षेत्र के नकार नहीं सकती। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट मूल अधिकारों के अलावा सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इसके अलावा जो हाई कोर्ट है राज्य अपने राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य के लिए रिट जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय के रिटर्न या क्षेत्र को यानी जो भी रिट जारी किया उसकी आधिकारिकता या न्याय क्षेत्र को नकार सकता है। आर्टिकल 32(3) में बात की संसद सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों को बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले यदि वो चाहे तो विस्तार करके अन्य न्यायालयों को दे सकता है। ठीक है। आर्टिकल 32(4) में भी आर्टिकल 352 के तहत जो भी आपात उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए इसमें शक्ति होगा अनुच्छेद 32 के तहत मिले जो भी मूल अधिकार उनके निलंबित कर सकता है। ठीक है। और 33 में जो है सशस्त्र बलों खुफिया संचार इनको जो है मूल अधिकारों से वंचित करने का प्रावधान किया गया है। 34 में जहाँ कहीं भी सैन्य शासन लागू वहाँ मूल अधिकार जो है निलंबित हो सकते हैं। 35 में संसद को यह सत्य अधिकार है कि मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए दंड विहित करे और इसके लिए कानून बनाने के लिए राज्य के विधानमंडल को प्राप्त है नहीं है। ध्यान रखना है कि संसद को यह अधिकार है कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए जो भी दंड है निर्धारित करे। ये अधिकार विधानमंडल को नहीं प्राप्त है। अब बाद में क्या हुआ, बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का निर्माण किया गया सरकार द्वारा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो इन सब संस्थाओं का निर्माण किया गया जो उपरोक्त अधिकारों की रक्षा में अपनी भूमिका निभाती हैं। अब बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछे गए क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा संगठन जो है संवैधानिक निकाय। तो इसमें एक ही संगठन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो क्या है, संवैधानिक निकाय है। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट तो खत्म हो गए। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो संविधान निर्माताओं जो संविधान जो निर्माण हो रहा था उनको ये पता था कि स्वतंत्र भारत में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इनमें सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती है। एक तो कल्याण करना, दूसरा समानता लाना सबसे बड़ी चुनौती है। उन लोगों ने सोचा कि इस समस्या को हल करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए और उस कुछ करने की दिशा में उन्होंने कुछ दिशा निर्देश जारी किए। लेकिन इसके साथ ही इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं बनाना चाहते थे। संविधान में प्रावधान किया गया कि और जो प्रावधान किया गया उन्हें ही हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जानते हैं, लेकिन इन्हें लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते।
इसलिए कहा जाता है कि डीपीएसपी यानी राज्य का नीति निदेशक तत्व क्या है, वाद योग्य नहीं है। यानी आप लागू करवाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। जो संविधान निर्माता थे उनका मानना था कि इसको लागू कराना सरकार का क्या है, नैतिक जो है कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य, नैतिक शक्ति है। इसलिए उन्होंने इसे जो है वाद योग्य नहीं बनाया। नेक्स्ट बात करते हैं नीति निदेशक तत्व क्या है। तो नीति निदेशक तत्व की तीन प्रमुख बातें हैं। वे लक्ष्य और उद्देश्यों के एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। वे अधिकार जो नागरिकों और मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। और वे नीतियां जो सरकार को स्वीकार न करना चाहिए। जैसे नीति निदेशक तत्व की बात करें तो जमींदारी उन्मूलन हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, न्यूनतम मजदूरी दी गई, एमएसएमई को बढ़ाया गया, एससी एसटी का रिजर्वेशन लाया गया, पंचायती प्रणाली लागू की गई, रोजगार गारंटी मनरेगा जैसी स्कीम आई, मिड डे मील सेवा हुई। तो ये जो है नीति निदेशक तत्व हैं, इनके तीन प्रमुख जो है बातें हैं जिनकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब उसी के साथ जो है नागरिकों को कुछ नीति निदेशक तत्व, नागरिकों को मौलिक कर्तव्य की बात की गई। 1976 में 42वें संविधान संशोधन किया गया। इसमें जो है प्रावधान किए गए फंडामेंटल ड्यूटी की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं नीति निदेशक तत्व जो है उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य लोगों को कल्याण करना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय का दावा नहीं किया सकता, पर्याप्त जीवन यापन, महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रारंभिक बाल व्यवस्था की शिक्षा। नीतियों की बात करें तो उसमें नीतियों की चर्चा की गई है, जैसे कॉमन सिविल कोड, मदिरापान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन। तो ये जो है डीपीएसपी में इनकी चर्चा की गई है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, इसकी चर्चा जो है इसमें जो है की गई है। मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300 का में जो है इसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं। इसमें जो भी आगे चर्चा की कैसे 1951 से फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी विवाद चल रहा था। ठीक है, तो संविधान में विद्यमान नीति निदेशक तत्व के बारे में अगर कुछ फैक्चुअल देखें तो भाग 4 में आर्टिकल 36 के 51 तक ये प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अब 38(1) में देखेंगे तो राज्य लोक कल्याणकारी विधि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो सके। अब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की चर्चा भी प्रस्तावना में भी की गई है। बाकी इसमें जो है स्पेसिफिक जो है डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। ये फैक्चुअल जानकारी आपको पढ़ लेना है, किस आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया है ये आपको देख लेना है, क्योंकि स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब स्टेट पीसीएस में आर्टिकल 48A से पूछा था, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन और वन जीव की रक्षा का प्रयास करना। तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी में भी है और डीपीएसपी में भी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है कंपेरेबल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व स्मारकों वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 में राज्य लोक सेवाओं कार्यपालिकाओं न्यायपालिका के पृथक्करण का कदम उठाना। इससे रिलेटेड जो है 2000 यूपीएससी प्रीलिम्स में जो है क्वेश्चन पूछा था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किससे जो है संबंधित है। तो ये राज्य के निदेशक तत्व संबंधित आर्टिकल 50 में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट बात करें तो जब भी आपसे पूछा जाए कि संविधान में कहीं भी शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई है तो ध्यान रखना है कि पूर्ण शक्ति पृथक्करण की बात कहीं नहीं की गई है, लेकिन जब ऐसे कथन दिए जाएं तो आर्टिकल 50 को ध्यान रखना है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और अविध राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मान। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता निपटने के लिए प्रोत्साहन करना। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए, जैसे भारत का संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के अवृत्त का उल्लेख कहाँ किया गया है।
तो अंतर्राष्ट्रीय जो है सुरक्षा आवृत्ति का उल्लेख जो है राज्य के नीतिगत तत्व में किया गया है। अब बात करते हैं राज्य के नीतिगत तत्व और मौलिक अधिकारों के संबंध में। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। जहाँ जो है फंडामेंटल राइट सरकार द्वारा प्रतिबंधित यानी प्रतिबंध लगाती है, वहीं डीपीएसपी उसे कुछ कार्यों को करने के लिए प्रेरणा देती है। ठीक है, तो ये मूल अधिकार और नीतिगत तत्व के बीच तुलना है। यानी मूल अधिकार क्या है, प्रवर्तनीय, इन्हें लागू करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के लिए नहीं जा सकते। मूल अधिकारी के प्रकृति नकारात्मक है क्योंकि राज्य की शक्ति सीमित करती है, जिसकी चर्चा अभी हमने जस्ट इसके पहले की। जबकि नीति की प्रकृति सकारात्मक क्योंकि राज्य पर कर्तव्य आरोपित करते हैं। तीसरे बात करें तो अधिकार में राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है, जबकि नीतिगत तत्व में आर्थिक लोकतंत्र। चौथा बात करें तो तुलना की, तो मूल अधिकार, अधिकांश मूल अधिकार स्वतः लागू होते हैं, जबकि नीतिगत तत्व लागू करने के समुचित कानून की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ कंपैरिजन था। पांचवा बात करें तो मूल अधिकार युक्त निर्बंध लागू होते हैं, जबकि नीतिगत तत्व इन सब पर निर्बंध से मुक्त है, यानी इस पर कोई जो है उपबंध यानी रोकने की जो है उपबंध लागू नहीं होते। छठा बात करें तो मूल अधिकार का अनुपालन व्यक्तिगत जागरूकता पर निर्भर करता है और नीतिगत तत्व लागू करने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, यानी लागू करवाए जा सकते हैं। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो एक जहाँ हो एलिमिनेट कर दीजिए। बहरहाल अब एलिमिनेशन मेथड चलता नहीं, तो ये तो अभी पढ़ा है कि डीपीएसपी लागू नहीं करवाया जा सकता न्यायालय जाके कि हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर। और इसके अलावा वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ये बात सही है। वे इस भाग के अकथित सिद्धांत राज्य के कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ये बात भी सही है, यानी ऑप्शन डी जो है इसमें सही है। संविधान के अन्य भागों में जो उल्लेखित डीपीएसपी है उनके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 335 में तो इसकी मूल विषय वस्तु SC/ST की जो प्रशासन की दस्ता बनाए रखने के अनुसार जो उनके पदों की नियुक्तियों की बात उसकी बात कर रहा है। आर्टिकल 350 में इसकी मूल विषय वस्तु है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाना। आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिशा निर्देश जो है दिए गए हैं। तो ये था कि डीपीएसपी 36 से 51 के अलावा भी संविधान में कुछ अन्य भाग में प्रावधान है। तो इस तरीके से आपका एनसीईआरटी भी कवर हो रहा है और आपके फैक्चुअल क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं। तो इसमें जो है भ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न के खिलाफ ये जो कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है इसलिए डाला गया है क्योंकि इसको देखते हुए सरकार ने जो है बहुत सारे जो है कानून बनाए हैं। अलग अलग सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने दहेज प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ, ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता पर जो युक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसके खिलाफ, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है जादू टोना संबंधित जो है नरबल से संबंधित जो है कानून बनाए हैं। तो इस प्रकार जो है ये पोस्टर उससे संबंधित है। अब निष्कर्ष की बात करें तो जैसे कि बात करते इसमें दिया गया है एनसीईआरटी का निष्कर्ष है, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा फूले रचनाओं में सर्वप्रथम यह विचार प्राप्त है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह विचार और स्पष्ट हुआ कि इस संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाना लगा। हमारे संविधान में इस लंबी परंपरा को मौलिक अधिकारों की सूची के रूप में देखा जा सकता है। 1950 में न्यायपालिका ने अधिकारों को महत्वपूर्ण संरक्षक भूमिका निभाई। न्यायिक व्याख्याओं ने अनेक अधिकारों को क्षेत्र विस्तृत कर दिया। हमारी सरकार प्रशासन इसी परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं। अधिकार सरकार के कार्यों की सीमा तय करते हैं, देशों में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करते हैं। तो ये एनसीईआरटी का निष्कर्ष था। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख 2012 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, फिर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। इन सभी का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। जैसे इसमें अगर बात 2013 में देखिए भारत के संविधान में उद्देश्यों में किसमें आर्थिक न्याय की बात की गई है, तो आर्थिक न्याय की बात देखेंगे तो एक तो उद्देशिका और डीपीएसपी में भी की गई है। जस्ट उसी साल एक क्वेश्चन और पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश शासन के आधारभूत है, यानी
कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? तो शासन चलाने के लिए डीपीएसपी है, उसके माध्यम से ये आधारभूत काम करता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन और अच्छा है, इसमें हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है आई थिंक। अब इसमें पूछा, ये जो 4 ऑप्शन दिए इसमें पूछा गांधीवादी सिद्धांत क्या है। तो गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से होंगे? एक तो जैसे ग्राम पंचायतों की बात है, वो गांधीवादी सिद्धांत होंगे। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग, जो गांधी से विचारों से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं या जो भी डीपीएसपी में प्रावधान है वो गांधीवादी सिद्धांत होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए जस्टिस की बात की गई है, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की भी बात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें जो है और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको देख लेना है और इसको यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन में प्रोवाइड करवा दिया है। अब देखिए यूपीएससी प्रीलिम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, जो हमने कहा था प्रियम्बल से पूछा गया था कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये बात सही है। अब इसमें कहा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई थी। 26 नवंबर 1949 को ने 29 अगस्त 1947 को बनाई थी। तो इस प्रकार इसमें एक सही 2 गलत। अब 26 नवंबर 1949 की जो बात कर रहा है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे जो है अपनाया था। ठीक है, यानी अडॉप्ट किया था और इंटैक्ट किया था। और यहाँ पर देखें 26 नवंबर 1949 को ये असेंबली ने जो है अडॉप्ट किया था। ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और 29 अगस्त 1947 को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है प्रीवियस ईयर के हमारे क्वेश्चन बहुत सारे इसमें दिए गए हैं, इसके आंसर भी आपको दिए गए हैं, इसको सब आपको देख लेना है किस। ठीक है, अब इसमें देखिए लास्ट में ये भी फैक्चुअल जानकारी इसलिए दी, इसके पहले वाले में दिए थे कि किस देश से जो है क्या क्या प्रावधान हमारे लिए लिया गया है। तो दोस्तों इस तरह हमारा जो है चैप्टर 2 जो है पूरा हुआ। इसके अलावा डेली अब न्यूज़पेपर भी चालू हो रहा है, एडिटोरियल भी डेली चालू हो रहा है। आपको अलग अलग जो भी इम्पोर्टेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं पूरा हिंदी में आपको एडिटोरियल डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा। मिलते हैं तीसरी क्लास में, जिसमें हम लोग देखेंगे चुनाव सिस्टम को। ठीक है, यानी इलेक्शन सिस्टम कैसा है, राज्यसभा, विधानसभा और या संसद या विधानमंडल की बात करें तो अलग अलग प्रकार के हम लोग देखेंगे उसमें चुनाव सिस्टम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी पीडीएफ ध्यान रखिएगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा।